हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की मैथ। ठीक है दोस्तों, यह अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं। हम अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसका आज प्रश्नावली 1 पॉइंट का क्लास तीसरा है। ठीक, तो आज हम इस क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे अभी नए हैं या जिन्होंने अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, क्लास तीसरा, इसमें हम पीछे बेसिक वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जैसे दिया है, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, हम एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225, इसका हमें एल्गोरिथम की सहायता से क्या निकालना है, एचसीएफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम हल करने से पहले मतलब उसको चेक कर लेते हैं, हल करते हैं। आइए हल। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम जो छोटी संख्या है उसे खोजते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 135। ठीक, तो दोस्तों अब छोटी संख्या के बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि हम सबसे छोटी संख्या खोजें। ठीक, छोटी संख्या मिलने के बाद अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे 225 हो जाएगा, इक्वल टू कैसे लिखते हैं, 225 और छोटी वाली संख्या 135। अब 135 से हम इसमें भाग लगाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, 135 में 125 में भाग लगाइए, एक बार में जाएगा। फिर शेषफल कितना बचेगा, 90। ठीक, शेषफल 90। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूँकि हमारा शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी 0 नहीं हुआ, इसलिए एचसीएफ अभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जब तक हमारा आर जो है शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम एचसीएफ नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि चूंकि शेषफल हमारा 0 नहीं है, इसलिए 90 और 135। ठीक, 90 और 135 को लेकर हम फिर से एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक, 135 को लेकर पुनः यह प्रक्रिया दोहराने वाले हैं। दोहराते हैं। ठीक, दोहराते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया फिर से हम दोहराते हैं। तो आइए फिर से करते हैं। तो 135 हो जाएगा हमारा भाज्य और भाजक क्या हो जाएगा, 90। ठीक, अब 90 का गुणा करेंगे 135 में, 90 का भाग देंगे 135 में। ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना हमारा शेषफल प्राप्त होगा, 45। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अभी भी हमारा क्या है,
शेषफल 45, ठीक, नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक। अब फिर से हम अगली प्रक्रिया करेंगे, यही प्रक्रिया फिर 90 और 45 को लेकर, ठीक। तो 90 हमारा हो जाएगा भाज्य और 45 हो जाएगा हमारा भाजक। तो 45 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक। शेषफल कितना हो जाएगा? 0। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, अब हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कि 135 और कितना है? 225 का HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना है? 45, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। 135 और 125 का HCF कितना हो जाएगा? 45, ठीक। यहाँ तक बात समझ आई? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है, ठीक है। कहता है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, ठीक, एल्गोरिथम की सहायता से। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, इसका हल। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी वाली संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 196, ठीक। तो अब इसमें हम एल्गोरिथम का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक। तो लिखते हैं पहले हम 38,220 इक्वल टू 196, ठीक है। अब 196 का इसमें हम भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा? अलग से भी भाग लगा के देख सकते हैं। लगभग जाएगा हमारा 195 बार, ठीक, 195 बार, 195 बार, ठीक है, 195 इतनी बार में जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। और हमारा शेष बच जाएगा 0, ठीक है। इतनी बार में पूरा या कट जाएगा, तो शेषफल 0। हमें पहले ही 0 प्राप्त हो गया है, यानी हमारा अब आगे स्टेप नहीं करना है, ठीक। अब यहीं पे हमारा HCF हम कह सकते हैं, अतः 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा? 195, ठीक है, इतना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जब हमें 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमारा HCF यही हो जाएगा, ठीक। हमें 0 तक, जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमें यह प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। जब 0 हो गया तो हमें हमारा HCF ज्ञात हो गया, ठीक, HCF यही हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, ठीक। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करा है? 867 और 255 का HCF ज्ञात करें, ठीक है। एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना है। वैसे तो HCF हम भाग विधि से उस तरह निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें दिया है कि एल्गोरिथम की सहायता से हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, हल कर रहे हैं, ठीक। तो
इसको ये सबसे पहले चरण हमारा क्या है, छोटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे छोटी कौन सी है, 255, ठीक है। ये हमारी छोटी संख्या किससे, 867 से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। छोटी मिलने के बाद अब हम एल्गोरिथम का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करें तो हो जाएगा हमारा 867 इक्वल टू 255, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम इसको 255 से इसमें भाग लगाते हैं, ठीक। अगला स्टेप हमारा तो हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार में हमारा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आ जाएगा 102, ठीक। हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, यानी कि हमें फिर अगले स्टेप में जाना होगा। तो आइए फिर दूसरा स्टेप करते हैं। चूँकि कह सकते हैं ना, चूँकि शेषफल 102 नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो हम फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे इस पर, इन दोनों पर, ठीक है, इस पर और इस पर, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 255 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 102। अब 102 का 125 में भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। हमारा आ जाएगा शेषफल 51, ठीक। अब फिर हम कर सकते हैं, चूँकि हमारा शेषफल 51 नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो आइए फिर लगाते हैं। तो 102 हो जाएगा इक्वल टू 51, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसका इसमें भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर प्लस शेषफल कितना आएगा, 51 का 2 बार में जाएगा तो 102 आ जाएगा, और शेषफल आ जाएगा 0, ठीक। हमारा शेषफल 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 51 यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हमें करना होता है, ठीक है। तो आइए और भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझेंगे। क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 इस टाइप का होता है, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए हम करते हैं यहाँ पे हल करते हैं, ठीक। इसको प्रूव करना है, ठीक। तो मान लेते हैं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं अपने से, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक है। तथा और भी मान लेते हैं, तथा b इक्वल टू, यहाँ पे b मान लेते हैं, तथा b इक्वल टू 6 मान लेते हैं, ठीक। इसे हमें मानकर चलना है, ठीक है।
अब हम इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने वाले हैं इसकी सहायता से। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a इक्वल टू, क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है। जहाँ q क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। और r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 6 से b क्या माने हैं, 6 ना। हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है कि r इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। b से छोटा यानी 6 से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम मान के चलते हैं कि r इक्वल टू, अतः r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना तक मान के चलते हैं। अब r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 को हम इस समीकरण में रखने वाले हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं कि इसको, मतलब इतने को क्रमशः किस में रखेंगे, a इक्वल टू 6q प्लस r में रखने पर, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, रख के देखिए। अगर a इक्वल टू हो जाएगा 6q, अगर r इक्वल टू 0 रख देंगे तो इतना ही प्राप्त होगा, 0, तो मतलब 6q आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कि 6 से विभाज्य है, ठीक है। 6 से इंडिविजुअल है ना, यहाँ पे q कोई भी रख सकते हैं, पूर्णांक 1 2 3 4 कुछ भी रखो, ठीक है। तो ये 6 से डिविजिबल होगा, मतलब उसमें 6 का भाग चला जाएगा, तो यह विभाज्य है ना, 6 से विभाज्य है, ये है, ठीक है। ये हमारी एक सम संख्या हो सकती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं अर्थात यह एक सम संख्या है, ठीक, अर्थात सम संख्या है, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि ए में हम इस एल्गोरिथम के समीकरण में हम आर का प्रयोग किए, आर मतलब आर इक्वल टू 0 रखें तो हमें यह प्राप्त हुआ, ठीक। अब ऐसे ही या तो, ठीक, या इसको रखेंगे आर इक्वल टू 1, इसको रखेंगे आर इक्वल टू 1 को इसमें, तो इसमें रखो ए इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस आर इक्वल टू 1 रखने पर 1, ठीक है। यहाँ तो आ गई, यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो अब यह क्या हुआ, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, यह 2 से विभाज्य नहीं है। अगर q इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो गया, तो 7 तो हमारा 2 से विभाज्य नहीं है, तो ऐसी समीकरण हमें 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी रखो, q कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, 2 से वो डिविजिबल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे r इक्वल टू कितना रखेंगे, या फिर r इक्वल टू कितना रखेंगे, 2, r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2,
ठीक है, जो कि यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य ना, जो 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम a = रख देंगे या फिर a = हो जाएगा 6q प्लस अगला रखेंगे 3, हम 0 रखें, फिर यहाँ पे 1 रखें, फिर यहाँ पे 2 रखें, अब यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। r = 3, जो कि विषम संख्या है, मतलब विभाज्य है, सॉरी विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। आप बोर्ड की कॉपी में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। तो अब आगे फिर करते हैं, आगे हमें क्या रखना है 4, ठीक है। a = हो जाएगा 6q + 4 रखें, r = 4, जो कि 2 से विभाज्य है, ठीक, 2 से विभाज्य है। अब या फिर हम 5 रखें, 6q + 5, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, विभाज्य नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दोस्तों एक पैटर्न चल रहा है, ठीक, देखो पहले विभाज्य था, ठीक, फिर 2 से विभाज्य नहीं हुआ, फिर 2 से विभाज्य है, फिर 2 से विभाज्य नहीं है, फिर 2 से विभाज्य है। यानी हमें एक विषम संख्या मिल रही है और एक सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती है? जो 2 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है किस तरह की हो सकती है? धनात्मक विषम पूर्णांक क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3, 6q + 5 इस रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं ना, देखो विषम पूर्णांक आ रहा था ना, तो हम कह सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होंगे? किस रूप में पूर्णांक? हम 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। और यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या कि हमारा धनात्मक यहाँ पे विषम था, अतः कह सकते हैं धनात्मक समपूर्णांक विषम पूर्णांक था, समपूर्णांक किस रूप का होगा? इस रूप का 6q का होगा, ठीक, या 6q + 2 का होगा, इस रूप का होगा, या फिर 6q + 4 इस रूप का के रूप का होता है, ठीक। हाँ, यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव तो करना था यही, ठीक है। इसे भी याद रखना है, ठीक, कि हमारा धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होगा? इस रूप में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो आइए कुछ और क्वेश्चन है जिसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन है जो यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन
एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, समझने में हमें आसानी होगी। ठीक, तो क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन कह रहा है। ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक, तो क्या कर रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम मान लेते हैं कि x क्या है। ठीक है, x = हो जाएगा, अतः इसी के लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसको 3q लिख सकते हैं या फिर 3q+1 तथा 3q+2, यह हम मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ b हमारा क्या है, यही है ना, तो b = हो जाएगा 3। ठीक, b = 3। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम x = 3q रखने पर, ठीक है, 3q रखने पर, x = 3q रखने पर, तो हम x = 3q रखते हैं। ठीक, x = 3q, तो x = 3q। अब इसे हम क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करना है, मतलब क्यूब। तो आइए करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना, x³ = दोनों पक्षों का, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3q का होल क्यूब। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ पे 3 है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो कर सकते हैं। अब क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, x³ = 27q का क्यूब। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, x³ = इसको देखें, ध्यान से देखिए, 9 कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, 3q, ठीक है, का होल क्यूब, q का क्यूब। ठीक, इसको लिख सकते हैं ना, 9 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 27। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि लिखने वाले हैं जहाँ, मान लेते हैं कि जहाँ 3q का होल क्यूब = m मान लेते हैं इसको। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, m, इसको m मान लेते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा, तो 3q = m मानिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो x³ तो यहाँ पे हम 3q का होल क्यूब को m मान लिए, तो हम क्या लिखेंगे, 9m। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आइए हम दूसरा मानते हैं। दूसरा हम क्या माने थे ऊपर, x = 3q+1, तो इसको हम दूसरे को देखते हैं। अब क्या करेंगे हम,
अब x इक्वल टू कितना 3q+1 इसको मानते हैं, इसको करते हैं ठीक। इसको अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, घन करेंगे, क्यूब करना है ना। तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू इसका घन करेंगे 3q+1 ठीक का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल टू इसको घन करें a+b का होल क्यूब, ये फार्मूला लगाएंगे ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 27 का क्यूब ठीक है। अब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q+1 ठीक। a+b का होल क्यूब लगाने से ये हमें प्राप्त होगा, आप करके देख सकते हैं ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आइए फिर अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक, इसमें से इतने में से यहाँ से हम 9 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ठीक। 9 को कॉमन ले लिए, कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा अंदर, 3q का होल क्यूब प्लस कितना बचेगा अंदर यहाँ पे, फिर 3q का होल स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लिए तो q बचेगा इतना +1 ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब हम मानने वाले हैं कि इतना इक्वल टू m, कितना जो अंदर है मान लेते हैं, जहाँ 3q का होल क्यूब प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो m मान लें इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब इक्वल टू 9m+1 ठीक दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पे यह हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हम अगर धनात्मक पूर्णांकों का घन करें तो हमें यह पैटर्न प्राप्त होगा। अगर 9m ये हो ना, एक्स क्यूब का अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो 9m आया, और यहाँ पे कितना आया 9m+1 ठीक। यह समीकरण दूसरा था। तो हम ये दोनों प्रूव करते हैं ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।